हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और इसका 3 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। चौथा चैप्टर है परिवहन, संचार और व्यापार। इसका भी दो पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। सड़क मार्ग, रेल मार्ग तक कंप्लीट हम लोग कर चुके थे। रेल मार्ग में अभी थोड़ा बाकी ही था, तो यहाँ से अब हम लोगों को पढ़ना था। पिछला पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर आम जनजीवन में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह लोगों के आवागमन एवं सामानों की ढुलाई के साथ ही यह भारतीय संस्कृति को भी जोड़ने का काम करता है। मासिक टिकट के जरिए और भी कम भाड़ा पर यात्रा की सुविधा इससे उपलब्ध है। उद्योगों के लिए कच्चा माल और उद्योगों के तैयार मालों को बाज़ारों या शहरों तक अधिक संख्या एवं मात्रा में रेलवे के द्वारा ही भेजा जाता है। बंदरगाहों पर उतारने वाला आयातित माल रेल मार्गों के द्वारा ही गंतव्य स्थान के लिए भेजा जाता है। लेकिन भारतीय रेल की एक खामी यह है कि यहाँ 3700 समपार बिना फाटक वाले हैं, जिससे पार करते समय मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग दुर्घटनाएं होती है। ऐसी दुर्घटनाएं मानवीय भूल का ही परिणाम है, अतः ऐसे फाटक पार करते समय आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे फ़ायदे होने के साथ साथ ऐसा भी है कि रेल जो हम लोग फाटक देखते हैं तो कई ऐसा भी है जिसमें कि फाटक बिना फाटक वाला है, जिससे यह दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सावधानी रखना चाहिए। मानव रहित रेलवे समपार फाटक पर संयम बरतें। पहले उसका कुछ दिया हुआ है कि किस तरीके से, मतलब कि उसका कुछ निर्देश दिया हुआ है, आपको देखना है इस बॉक्स में। रुकिए, रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व स्पीड ब्रेकर के पहले ही अपने वाहन की गति धीमी करें और संकेत बोर्ड के पहले रोक दें। तो संकेत बोर्ड के पहले ही आपको रोक देना है। दोनों ओर ध्यान से देखिए कि कोई रेलगाड़ी तो नहीं आ रही है। उसके बाद दोनों तरफ आपको ध्यान से देखना है कि रेलगाड़ी तो नहीं आ रही। सुनिए, रेलगाड़ी की सीटी अथवा उसके आने की आवाज़ सुनिए। जाइए, यह सुनिश्चित कर लें कि किसी ओर से कोई रेलगाड़ी नहीं आ रही, तभी आप मानव रहित रेलवे समपार से अपना वाहन पार करिए। ठीक है, तो यह निर्देश दिया हुआ है आपको। प्रतिदिन लगभग 1.24 करोड़ यात्रियों को यातायात की सुविधा देने इस रेल की सेवा गरीब से लेकर अमीर सभी यात्रियों के लिए उपलब्ध है। यही नहीं, विशाल क्षेत्रफल एवं विभिन्न उच्चावच वाले इस देश के विभिन्न भागों में रेल मार्गों के जरिए पहुंचना संभव है। 1950-51 में रेल यात्रियों की संख्या 1 अरब 28 करोड़ 40 लाख थी, तो 2006-07 में बढ़कर 6 अरब 21 करोड़ 90 लाख हो गई है। इस अवधि में रेल द्वारा 7.32 करोड़ टन राजस्व अर्जक माल की ढुलाई बढ़कर 72.76 करोड़ टन हो गई है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में रेलवे का महत्व स्पष्ट है। राष्ट्रीय संपदा के रूप में कार्यरत भारतीय रेल की कुछ समस्याएं हैं। आज भी बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा कर रेलवे राजस्व को हानि पहुंचा रहे हैं। जंजीर खींचकर अनावश्यक रूप से गाड़ी खड़ी करके समय की बर्बादी की जाती है। आतंकी, नक्सली घटनाओं एवं हड़ताल की स्थिति में सबसे अधिक रेल संपत्ति की ही बर्बादी की जाती है। यह एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिससे रोकने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। चलिए, अब पाइपलाइन मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए इसको इतना रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। पाइपलाइन मार्ग देखते हैं। शहरों में घर घर तक पानी को पहुंचाने के लिए पाइप के इस्तेमाल से आप अवगत हैं, परंतु वर्तमान समय में परिवहन के रूप में पाइपलाइन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पाइपलाइन का उपयोग तरल पदार्थ जैसे पेट्रोलियम के साथ ही गैस के परिवहन के लिए भी किया जाने लगा है।
पाइपलाइन के द्वारा मरुस्थलों, जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी भागों और यहाँ तक कि समुद्र के नीचे से होकर परिवहन किया जाना संभव है। तो ये किस किस काम के लिए किया जाता है? पेट्रोलियम और गैस परिवहन के लिए। भारत में पाइपलाइन देखते हैं। भारत में पाइपलाइन का भविष्य मुख्यतः तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग पर निर्भर है। देश में कच्चे तेल का उत्पादन क्षेत्र से शोधनशालाओं तक तथा शोधनशालाओं से तेल उत्पादों को बाजार तक पाइपलाइनों के जरिए भेजा जाता है। सड़क मार्ग द्वारा तेल टैंकरों के द्वारा भी बाज़ारों तक भेजा जाता है। यानी सड़क मार्ग द्वारा भी भेजते हैं टैंकर में तेल डाल के, लेकिन पाइपलाइन के जरिए भी भेजा जाता है। शोधनशालाओं में कच्चे तेल से प्राप्त विभिन्न उत्पाद एलपीजी, मोटर गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन, वायुयान तेल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, फर्नेस तेल, ल्यूब ऑयल इत्यादि को पाइपलाइन की सहायता से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। आजकल ठोस पदार्थ जैसे खनिज को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा जाने लगा है। तो आजकल ठोस पदार्थ जैसे खनिज को तरल अवस्था में परिवर्तित कर, यानी कि कुछ खनिज को क्या होता है कि उसको तरल अवस्था में परिवर्तित करके ही पाइपलाइनों के द्वारा ही ले जाने लगा है। देश में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि तथा आयात में वृद्धि के साथ ही पाइपलाइन मार्ग का विस्तार क्रमशः होने लगा है। इसकी सघनता देश के पश्चिमी भागों में ज़्यादा है। 1985 ईस्वी तक देश में पाइपलाइनों का कुल विस्तार 6,535 किलोमीटर तथा 2004 ईस्वी में 18,546 किलोमीटर हो गया है 2004 में। तो ये इतना डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पुराना डेटा है। पाइपलाइन का वितरण, अब हम लोग पाइपलाइन के वितरण के बारे में देखते हैं। भारत में पाइपलाइन की मुख्यतः दो प्रकार में रखा गया है। पता नहीं, इसमें अंदाजे से हम पढ़ रहे हैं, 2 प्रकारों में रखा गया है। तो देखते हैं क्या है। तेल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन। तो तेल पाइपलाइन में कच्चा तेल पाइपलाइन और तेल उत्पाद पाइपलाइन 2 तरह का हो गया। और गैस पाइपलाइन में एलपीजी पाइपलाइन और एचबीजे पाइपलाइन याद रखिएगा। एलपीजी तो आप बहुत सुने हैं, लेकिन एचबीजे पाइपलाइन, ठीक है। तो 2 प्रकार है, तेल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन। तेल में कच्चा तेल और तेल उत्पाद पाइपलाइन। उसके बाद गैस पाइपलाइन में एलपीजी पाइपलाइन और एचबीजे पाइपलाइन, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में कच्चा तेल परिवहन के लिए पूर्व तथा उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत में पाइपलाइनें बिछाई गई है। तो क्या है, भारत में कच्चा तेल परिवहन के लिए पूर्व तथा उत्तर पूर्व में भारत और पश्चिम भारत में पाइपलाइनें बिछाई गई है। तो कहाँ पर कच्चा तेल परिवहन के लिए पूर्व तथा उत्तर पूर्व में भारत और पश्चिम भारत में पाइपलाइनें बिछाई गई है। पूर्व तथा उत्तर पूर्वी भारत में यह डिगबोई से बरौनी एवं हल्दिया तक है, जिसे पाराद्वीप तक बढ़ाया जाना है। तो पूर्व तथा उत्तर पूर्व भारत में कहाँ पर है, डिगबोई है, और डिगबोई से बरौनी एवं हल्दिया तक जिसे पाराद्वीप तक बढ़ाया जाना है। पश्चिम में एक पाइपलाइन कांडला अजमेर होते हुए पानीपत तक एवं जामनगर से चाकसू तक है, ठीक है। पश्चिम में है कौन सा, कांडला अजमेर से होते हुए पानीपत तक एवं जामनगर से चाकसू तक है। तो पूर्व और उत्तर पूर्व में क्या है देखेंगे तो डिगबोई से बरौनी एवं हल्दिया तक है, और जिसे पारादीप तक बढ़ाया जाना है। और पश्चिम में है पाइपलाइन, पश्चिम में जो पाइपलाइन है वो कांडला अजमेर से होते हुए पानीपत तक एवं जामनगर से चाकसू तक है, ठीक है। जामनगर से चाकसू तक। चाकसू से यह पानीपत एवं मथुरा तक 2 भागों में बट गया है। चाकसू से क्या हुआ है, यह पानीपत एवं मथुरा तक 2 भागों में बट गया है। दक्षिण भारत में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एवं हैदराबाद के मध्य पाइपलाइन है।
याद रखिएगा दक्षिण में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद के मध्य पाइपलाइन है। इसी पाइपलाइन के समानांतर एलपीजी पाइपलाइन भी है। ठीक है। गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक 1730 किलोमीटर लंबा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। ठीक है। तो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। इसे ही HBJ गैस पाइपलाइन कहते हैं। ठीक है। अभी जो हम लोग HBJ गैस लाइन देखे थे वो वही है, HBJ गैस पाइपलाइन कहा जाता है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल, ठीक है, देश में लगभग 4500 किलोमीटर लंबे गैस पाइपलाइन का संचालन करता है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट था, इसको हम लोगों को याद रखना है। क्या क्या है, पूर्व और उत्तर पूर्व में जो पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में और पश्चिम भारत में पाइपलाइनें बिछाई गई। पूर्व और उत्तर पूर्व में जो है वह डिगबोई से बरौनी एवं हल्दिया तक, जिसे पारादीप तक बढ़ाया जाना। ठीक है। पश्चिम में जो है कांडला अजमेर से होते हुए पानीपत तक और जामनगर से चाकसू तक है। चाकसू से यह पानीपत एवं मथुरा तक 2 भागों में बट गया है। चाकसू से यह पानीपत एवं मथुरा तक 2 भागों में बट गया है। दक्षिण भारत में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद तक पाइपलाइनें बिछाई गई है और इसी के समानांतर जो है एलपीजी पाइपलाइन भी बिछाया गया। गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक 1730 किलोमीटर लंबा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। ठीक है। इसे ही HBJ गैस पाइपलाइन कहा जाता है। और गेल, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, देश में 45,000 किलोमीटर लंबे गैस पाइपलाइन का संचालन करता है। देखते हैं पेट्रोलियम उत्पाद के बारे में। पेट्रोलियम उत्पाद के वितरण की दृष्टि से गुवाहाटी सिल्लीगुड़ी पाइपलाइन, बरौनी कानपुर लखनऊ पाइपलाइन, चेन्नई रीची पाइपलाइन, कोच्चि कारूर पाइपलाइन, मंगलौर हसन बेंगलुरु पाइपलाइन, मुंबई मनमाड इंदौर पाइपलाइन, मुंबई पुणे पाइपलाइन एवं नहरकटिया मौनग्राम हल्दिया पाइपलाइन उल्लेखनीय है। तो पेट्रोलियम उत्पाद के वितरण के लिए यह सब याद रखिएगा। गुवाहाटी सिल्लीगुड़ी पाइपलाइन, बरौनी कानपुर लखनऊ पाइपलाइन, चेन्नई रीची पाइपलाइन, कोच्चि कारूर पाइपलाइन, मंगलौर हासन बेंगलुरु पाइपलाइन, मुंबई मनमाड इंदौर पाइपलाइन, मुंबई पुणे पाइपलाइन एवं नहरकटिया मौनग्राम हल्दिया पाइपलाइन। ठीक है। यह सब उल्लेखनीय है। देश का सबसे बड़ा उत्पाद पाइपलाइन जाल नहरकटिया गुवाहाटी सिल्लीगुड़ी बरौनी कानपुर राजबंद मौनग्राम हल्दिया पाइपलाइन है। तो यह जो देश का सबसे बड़ा उत्पाद पाइपलाइन जाल जो है वह याद रखिएगा नहरकटिया गुवाहाटी सिलीगुड़ी बरौनी कानपुर राजबंद मौनग्राम हल्दिया पाइपलाइन। तो 1-2 भी नाम याद रहे, नहरकटिया गुवाहाटी सिलीगुड़ी बरौनी कानपुर राजबंद मौनग्राम हल्दिया, जो नाम आपको याद रह जाए। तो यह पाइपलाइन देश का सबसे बड़ा उत्पाद पाइपलाइन जाल है। ठोस पदार्थ के परिवहन की दृष्टि से कुद्रेमुख मंगलौर पाइपलाइन लौ एस के लिए उदयपुर जिला स्थित महन की खानों से देवरी प्रगलक कारखाना तक रॉक फॉस्फेटी सांद्र के परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ठोस पदार्थ के परिवहन की दृष्टि से, तो हम लोग देखे थे कि पाइपलाइन से क्या होता है, ठोस पदार्थों का भी परिवहन होता है, उसको लिक्विड में बदल दिया जाता है। तो ठोस पदार्थों के परिवहन की दृष्टि से कुद्रेमुख मंगलौर पाइपलाइन लौ एस के लिए उदयपुर जिला स्थित महन की खोज से देबारी प्रगलक कारखाना तक रॉक फॉस्फेटी सांद्र के परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रसिद्ध है। ठीक है। तो आगे हम लोग इसमें चलिए, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट था, इसको हम लोग देख लेते हैं। शुरू से हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू किए थे। चलिए, इसमें हम लोग देखे थे भारतीय अर्थव्यवस्था में जनजीवन में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर यहाँ पर समपार फाटक के बारे में दिया हुआ था, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, फैक्चुअल चीज़ नहीं है जिसको याद किया जा सके। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। पाइपलाइंस के बारे में देखे थे, पाइपलाइन के बारे में ही हम लोगों को देखना था। भारत में पाइपलाइन जो है
एलपीजी, मोटर गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन, वायुयान तेल, इन सब के बारे में देखे। चलिए यहाँ पर जो हम लोगों को देखना था इम्पोर्टेंट, कि दो प्रकार के पाइपलाइन होते हैं, एक तेल पाइपलाइन और एक गैस पाइपलाइन। तेल पाइपलाइन में कच्चा तेल पाइपलाइन है और तेल उत्पाद पाइपलाइन है, जबकि गैस पाइपलाइन में एलपीजी पाइपलाइन और एचबीजे पाइपलाइन। ठीक है, अब यह पाइपलाइन किधर किधर है वह सब हम लोग देख लेते हैं। कच्चा तेल परिवहन के लिए पूरब तथा उत्तर पूर्व भारत और पश्चिम भारत में पाइपलाइन बिछाई गई है। तो पूरब तथा उत्तर पूर्व भारत में डिगबोई से बरौनी और एवं हल्दिया तक, जिसे पारादीप तक बढ़ाया जाना है। पश्चिम में एक पाइपलाइन कांडला अजमेर होते हुए पानीपत तक एवं जामनगर से चाकसू तक है। चाकसू से यह पानीपत एवं मथुरा तक दो भागों में बट गया है। दक्षिण में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद के मध्य पाइपलाइन है। इसी पाइपलाइन के समानांतर एलपीजी पाइपलाइन भी है। ठीक है, तो ऊपर हम लोग देख लिए थे कि कच्चा तेल पाइपलाइन और तेल उत्पाद पाइपलाइन। एलपीजी पाइपलाइन यहाँ पर इसके समानांतर ही लगाया गया है, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और हैदराबाद पाइपलाइन के। गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक 1730 किलोमीटर लंबा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। इसे हम लोग एचबीजे गैस पाइपलाइन कहा जाता है। ठीक है, और यह सब कौन देखता है, यह सब पाइपलाइन का संचालन कौन करता है? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। ठीक है, गेल जिसको कहते हैं। अब पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिए कुछ पाइपलाइन है, वो सब देख लेते हैं। गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन। ठीक है, तो पहला है गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन। बरौनी कानपुर लखनऊ पाइपलाइन। ठीक है, बरौनी कानपुर लखनऊ पाइपलाइन। चेन्नई रिची पाइपलाइन। कोची कारूर पाइपलाइन। मंगलौर हासन बेंगलुरु पाइपलाइन। मुंबई मनमाड इंदौर पाइपलाइन। मुंबई पुणे पाइपलाइन। नहरकटिया मौनग्राम हल्दिया पाइपलाइन। ठीक है, यह सब पेट्रोलियम उत्पाद के लिए है। देश का सबसे बड़ा उत्पाद पाइपलाइन जाल नहरकटिया गुवाहाटी सिलीगुड़ी बरौनी कानपुर राजबंद मौनग्राम हल्दिया पाइपलाइन है। ठीक है, उसके बाद ठोस पदार्थ के परिवहन की दृष्टि से कुद्रेमुख मंगलौर पाइपलाइन लौह अयस्क के लिए, और उदयपुर जिला स्थित महन की खोज से देवरी प्रगलक कारखाना तक रॉक फॉस्फेटी सांद्र के परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रसिद्ध है। तो ठोस पदार्थ के परिवहन के लिए कुद्रेमुख मंगलौर पाइपलाइन है, जो कि लौह अयस्क के लिए है, और उदयपुर जिला स्थित महन की खानों से देवरी प्रगलक कारखाना तक रॉक फॉस्फेटी सांद्र के परिवहन के लिए पाइपलाइन है। याद रखिएगा, महन की खानों से देवरी प्रगलक कारखाना तक क्या है? रॉक फॉस्फेटी सांद्र के परिवहन के लिए पाइपलाइन है। कुद्रेमुख मंगलौर पाइपलाइन जो है वह लौह अयस्क के लिए है, और महन की खानों से देवरी प्रगलक कारखाना तक रॉक फॉस्फेटी सांद्र के परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पाइपलाइन का जो कॉन्सेप्ट है आपको याद रहा होगा सब कुछ। अब हम लोग आते हैं वायुयान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपने अपने गांव शहर के ऊपर आकाश में हवाई जहाज़ को उड़ते हुए अवश्य देखा होगा। वायु मार्ग के जरिए परिवहन का यह सबसे तीव्र, आधुनिक एवं महंगा साधन है। ठीक है, लंबी दूरी की आरामदायक एवं सुखद यात्रा कम समय में इसके द्वारा संभव है। भारत में यह विभिन्न राजधानी शहरों, मेगा शहरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। देश में इस परिवहन का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में वायु परिवहन। देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की छोटी सी दूरी के उड़ान से हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है 1911 इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर छोटी दूरी के उड़ान से हुआ। यह उड़ान डाक ले जाने के लिए किया गया था। कालांतर में इस दिशा में विकास के लिए नए प्रयास किए जाते रहे हैं।
1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933 में और उसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 ईस्वी के आरंभ तक देश में 21 विमान कंपनियां वायु परिवहन का कार्य कर रही थी। तो स्वतंत्रता के बाद कितना था? 21 विमान कंपनियां वायु परिवहन में कार्य कर रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने इस क्षेत्र में विकास के लिए विमान परिवहन जांच समिति 1950 ईस्वी में गठित की। तो विमान परिवहन जांच समिति 1950 में गठित की। इस समिति के सुझाव पर ही 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद अतिरिक्त या घरेलू वायु परिवहन सेवा का भार इंडियन एयरलाइंस तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवा का भार एयर इंडिया को सौंपा गया। ठीक है, तो आंतरिक मतलब घरेलू परिवहन सेवा के लिए का भार इंडियन एयरलाइंस को और अंतर्राष्ट्रीय के लिए एयर इंडिया को सौंपा गया। साथ ही भारतीय विमान निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। इंडियन एयरलाइंस भारत के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त कई पड़ोसी देशों के लिए भी विमान सेवाएं उपलब्ध कराता है। व्यावहारिक रूप से इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाएं अपनी कई अनुषंगी विमान कंपनी की सहायता से उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 8 दिसंबर 2005 को इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन के नाम से जाना जाता था। तो 8 दिसंबर 2005 से इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस जो है वह इंडियन के नाम से केवल जाना जाने लगा। कब से? 8 दिसंबर 2005 से। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखें। सबसे पहले तो 2011 में यह शुरू हुआ। इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की दूरी। यह डाक ले जाने के लिए काम होता था। ठीक है, उसके बाद 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई, दिल्ली में उसका मुख्यालय बनाया गया। स्वतंत्रता से पहले 21 विमान कंपनियां थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया गया और विमान परिवहन जांच समिति की स्थापना की गई। विमान परिवहन जांच समिति 1905 में स्थापना की गई और इसी ने सुझाव दिया 1953 में कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ठीक है, मतलब नेशनलाइजेशन कर दिया जाए। इसके बाद आंतरिक और घरेलू परिवहन के लिए इंडियन एयरलाइंस का यूज़ किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के लिए एयर इंडिया को यह काम सौंपा गया। उसके बाद साथ ही भारतीय विमान निगम का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में बनाया गया। इंडियन एयरलाइंस भारत के विभिन्न शहरों और पड़ोसी देशों को सेवाएं उपलब्ध कराता है। और यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि 8 दिसंबर 2005 से इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, 2005 से यह क्या हुआ? इंडियन एयरलाइंस का नाम इंडियन केवल रख दिया गया। भारत में हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1985 ईस्वी से दी जा रही है, जो विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं राष्ट्र को दे रहा है। तो याद रखिएगा, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड 1985 से देश में सभी प्रकार के हवाई अड्डों का नियंत्रण, विकास एवं प्रबंधन तथा विमान क्षेत्र के सभी अन्य कार्य हेतु 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1955 को। 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। देश में लगभग 450 हवाई अड्डे हैं, इनमें 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा देश में कितने हवाई अड्डे हैं? 450 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, और इसमें से केवल 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पिछले कुछ वर्षों में नगर विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। आज वायु परिवहन कंपनियां सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में कार्य कर रही है। निजी क्षेत्रों में प्रमुख एयरलाइंस हैं जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमानन, गो एयरवेज, किंगफिशर्स एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज एवं इंटरग्लोब एविएशन।
देश में मालवाहक सेवा संचालित करने के लिए ब्लू डार्ट विमानन नाम से एक निजी मालवाहक कंपनी कार्य कर रही है। उन घरेलू सेवाओं के अतिरिक्त 86 ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास गेट निर्धारित उड़ानों को संचालित करने का परमिट है। NACIL अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो NACIL क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई और मध्य एशियाई देशों में भी उड़ान संचालित करती है। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के देशों में भी उड़ान संचालित करती है। निजी एयरलाइनों में जेट एयरवेज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सेवाएं संचालित कर रही है। निजी एयरलाइन में अगर हम बात करें तो जेट एयरवेज जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदान करती है। भारत का 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। द्विपक्षीय अधिकारों के उपेक्षित उपयोग को ध्यान में रखकर कम से कम 5 वर्षों से घरेलू विमान सेवा उपलब्ध कराने वाले और बेड़े पर 20 जहाज रखने वाले विमान सेवा प्रदाताओं को विदेशी गंतव्य तक विमान सेवा चलाने की अनुमति दी गई है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ देखे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देश में वायु परिवहन, ये तो हम लोग एक बार रिवाइज कर चुके हैं। यहाँ से देखते हैं। भारत में हेलीकॉप्टर सेवा कौन उपलब्ध कराता है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये कब से काम कर रही है? 1895 से, ठीक है। और देश के सभी प्रकार के हवाई अड्डों को कौन नियंत्रित कर रहा है? यह कर रहा है 1 अप्रैल 1955 से शुरू हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसका गठन किया गया 1 अप्रैल 1955 में। और देश में लगभग 450 हवाई अड्डे हैं और 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है निजी क्षेत्र का कुछ एयरलाइंस है, जैसे जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमानन, गो एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज, इंटर ग्लोब एविएशन। ये सब क्या है? निजी एयरलाइंस है, ठीक है। माल वाहक संचालित करने के लिए, मतलब माल को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, जो आपका डिलीवरी जो आता है कहीं से, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो अब ब्लू डार्ट विमानन नाम से एक निजी मालवाहक कंपनी कार्य कर रही है, ठीक है। उन घरेलू सेवाओं के अतिरिक्त 86 ऐसी कंपनियां जिनके पास गेट निर्धारित उड़ानों को संचालित करने का परमिट है। NACIL अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है, ठीक है। NACIL क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया देशों में भी उड़ान संचालित करती है। निजी एयरलाइन में जो है जेट एयरवेज जो है अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करती है। तो निजी एयरलाइन में क्या है? जैसे हम लोग क्या देखे थे, एयर इंडिया था हम लोगों का, जो कि सरकारी में था। लेकिन अगर हम निजी एयरवेज की बात करें तो जेट एयरवेज जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। भारत के 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है और द्विपक्षीय अधिकारों के उपेक्षित उद्योग को ध्यान में रखकर कम से कम 5 वर्षों से घरेलू विमान सेवा उपलब्ध कराने वाले और बेड़े पर 20 जहाज रखने वाले विमान सेवा प्रदाताओं को विदेशी गंतव्यों तक विमान सेवा चलाने की अनुमति दी गई है। तो यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज़ें आप याद रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर सेवा कौन उपलब्ध कराता है? पवन हंस लिमिटेड द्वारा 1985 से, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि सारे हवाई अड्डों को कौन नियंत्रित करता है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1 अप्रैल 1955 में बना है। कितने हवाई अड्डे हैं? 450 हवाई अड्डे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कितना है? 12, ठीक है। उसके बाद निजी क्षेत्र का कौन कौन सा एयरलाइंस है? जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमानन, गो एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइन, पैरामाउंट एयरवेज, इंटर ग्लोब एविएशन, ठीक है। उसके बाद मालवाहक सेवा कौन संचालित करता है? ब्लू डार्ट विमानन नाम से, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं कौन उपलब्ध कराती है? NACIL जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में कौन एयरलाइन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सेवा उपलब्ध कराती है? वह है जेट एयरलाइंस, ठीक है। 103 देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है, मतलब 120 देशों में हम जा सकते हैं। 120 नहीं, 103 देश, ठीक है। वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन साधन है जिसके द्वारा जंगल, पहाड़, पठार, नदी, झील, सागर इत्यादि सभी
को पार करना संभव है। ठीक है, लंबी दूरी की यात्रा इससे काफ़ी कम समय में तय की जाने लगी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो द्वारा 2007-8 के दौरान 13.08 लाख हवाई उड़ान, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि पुराना डेटा है, तो ये सब बहुत ही पुराना डेटा, इसको याद मत रखिएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यह सब कुछ संचालित करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे देखते हैं। वायु परिवहन के कारण दूरी का महत्व कम हो गया है। यही नहीं, देश के भीतर भी ऐसे कई दुर्गम क्षेत्र हैं जहां सड़क एवं रेल मार्गों के द्वारा पहुंचना संभव नहीं है। वैसी जगहों पर पहुंचने का एकमात्र जरिया वायु परिवहन है। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा रिवाइज़ करते हैं जो आज हम लोग पूरा पढ़े हैं। सबसे पहले, इसके पहले जो हम लोग ये सब पढ़े हैं वो सब बहुत ही मतलब सिंपल चीज़ है। इसको ज़्यादातर रिवीजन करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देखे थे कि रिवीजन करना था। पाइपलाइन 2 प्रकार के होते हैं, तेल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। कच्चा तेल पाइपलाइन से कच्चा तेल पाइपलाइन और तेल उत्पाद पाइपलाइन। उसके बाद गैस पाइपलाइन जो है LPG पाइपलाइन और HBJ पाइपलाइन, ठीक है। उसके बाद कच्चा तेल परिवहन के लिए पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में पाइपलाइन बिछाई गई और पश्चिम भारत में पाइपलाइन बिछाई गई, ठीक है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में देखें तो डिगबोई से बरौनी एवं हल्दिया तक, जिसे पारादीप तक बढ़ाया जाना, ठीक है। पश्चिम में अगर हम पाइपलाइन देखें तो कांडला से अजमेर होते हुए पानीपत तक एवं जामनगर से चाकसू तक है। चाकसू से यह पानीपत एवं मथुरा तक 2 भागों में बंट गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद के मध्य पाइपलाइन है। इसी पाइपलाइन के समानांतर LPG पाइपलाइन भी है, ठीक है। किसके समानांतर? विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ठीक है। तो उसके बाद गुजरात में जो है, गुजरात में हजीरा, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक 1730 किलोमीटर लंबा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। इसे ही HBG गैस पाइपलाइन कहा जाता है। उसके बाद भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड जो है यह सब गैस पाइपलाइनों को देखती है। पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिए कुछ पाइपलाइन है, जैसे गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन, बरौनी कानपुर लखनऊ पाइपलाइन, चेन्नई रीची पाइपलाइन, कोची कारूर पाइपलाइन, मंगलौर हसन बेंगलुरु पाइपलाइन, मुंबई मनमाड इंदौर पाइपलाइन, मुंबई पुणे पाइपलाइन एवं नहरकटिया मौनग्राम हल्दिया पाइपलाइन। उसके बाद जो देश का सबसे बड़ा उत्पाद पाइपलाइन जाल है, नहरकटिया गुवाहाटी सिलीगुड़ी बरौनी कानपुर राजबंद मौनग्राम हल्दिया पाइपलाइन, ठीक है। तो यह सब है। उसका ठोस पदार्थ के परिवहन की दृष्टि से कुद्रेमुख मंगलौर पाइपलाइन है, जो कि लौह अयस्क के लिए, और उदयपुर जिला स्थित महन की खानों से देवरी प्रागलक कारखाना तक रॉक फॉस्फेटिस तांद्र के परिवहन के लिए पाइपलाइन प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसमें बॉक्स में देखिए, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। पाइपलाइन बिछाने के पहले स्टील पाइप को बिटुमिन की एक परत से ढक दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ग्लास फाइबर की परत चढ़ा दी जाती है। इससे पाइप की जंग से रक्षा हो जाती है। तो हम लोगों को याद रखना है कि पाइपलाइन बिछाने से पहले अगर हम लोग जंग वाला पाइपलाइन लगा देंगे तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए स्टील को बिटुमिन की एक परत से ढक दिया जाता है, उसके ऊपर से ग्लास फाइबर परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसको जंग से इसकी रक्षा की जाती है इस तरह। वायुयान के बारे में देखेंगे, भारतीय वायुयान के बारे में। तो सबसे पहले 1911 में यह इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर छोटी दूरी के लिए उड़ान हुआ था और डाक ले जाने के लिए हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई, उसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 21 विमान कंपनी थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है विमान परिवहन जांच समिति का गठन किया गया 1950 में। और उसी ने बताया कि 1953 में सुझाव दिया कि वायुयान का राष्ट्रीयकरण, मतलब वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और इसके बाद 2 कंपनियां आई, एक था इंडियन एयरलाइंस जो कि आंतरिक या घरेलू परिवहन सेवा को देखती थी, और एक था एयर इंडिया जो कि विदेशी सेवा यानी अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवा को देखती थी।
ठीक है। साथ ही भारतीय विमान निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया, भारतीय विमान निगम, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस भारत के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त कई पड़ोसी देशों को भी सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। जो इंडियन एयरलाइंस है, जो घरेलू परिवहन को देखती है, वह आसपास के जो हमारे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब जो पड़ोसी देश है वहाँ पर भी सेवाएं उपलब्ध कराती है। उसके बाद 8 दिसंबर 2005 से इंडियन एयरलाइंस को सिर्फ इंडियन कहा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, जो कि 1985 ईस्वी से है, ठीक है। और उसके बाद सभी प्रकार का जितना भी हवाई अड्डा है उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मतलब संचालित किया जाता है। 1 अप्रैल 1955 में इसका गठन हुआ था। देश में लगभग 450 हवाई अड्डे हैं, जिसमें 12 अंतर्राष्ट्रीय है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि बहुत सारा एयरलाइंस जो निजी कंपनी चला रही है निजी क्षेत्र में, जो कि जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमानन, गो एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज एवं इंटर ग्लोबल एविएशन, ठीक है। देश में मालवाहक सेवा संचालित करने के लिए ब्लू डार्ट है। और उसके बाद है NACIL, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। उसके बाद निजी एयरलाइन में अंतर्राष्ट्रीय सेवा कौन उपलब्ध करवाता है, तो वह जेट एयरवेज है, ठीक है। 103 देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय विमान समझौता है। उसके बाद इसमें कोई भी खास बात नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम लोग जल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे।